हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 243 के यानी कि अनुच्छेद 243 के या ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर राज्यों के निर्वाचन आयोग से संबंधित बातें लिखी गई हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आर्टिकल 243 F तक पढ़ चुके थे। आज हम GHIJ के तक कवर करेंगे। पहले हमने के उठा लिया है और इसके खत्म होने के बाद हम GHIJ भी देखेंगे। तो देखिए, आर्टिकल 243 के में या ट में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य है स्थानीय चुनाव करवाना। स्थानीय चुनाव में क्या क्या चीजें आएंगी? जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत यानी कि नगर पालिका, नगर निगम, ये सारे काय में आएंगे। स्थानीय स्तर के चुनाव हैं। राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में आप विधानसभा, लोकसभा को ले सकते हैं। तो भारत के अंदर दो प्रकार के निर्वाचन आयोग काम करते हैं। पहला तो है भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत के निर्वाचन आयोग का काम है लोकसभा के चुनाव करवाना, विधानसभा के चुनाव करवाना, राष्ट्रपति के चुनाव करवाना। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट का काम है स्थानीय निकाय चुनाव करवाना। इतना आप क्लियर हैं आपको? अब बात आती है कि स्थानीय निकाय चुनाव करवाने का निर्णय कौन करता है। तो स्थानीय निकाय चुनाव करवाने का निर्णय राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार एक मीटिंग करके ये निर्णय करती है कि इस राज्य में अब जो है स्थानीय चुनाव होने चाहिए। जब उनका निर्णय हो जाता है कि हमको अब चुनाव करवाना है, तो वो ये सारा काम किसको सौंपते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग को। तो कभी भी एग्जाम में प्रश्न आता है कि राज्यों में चुनाव करवाने का निर्णय कौन करती है, स्थानीय निकाय के चुनाव करवाने का निर्णय कौन करता है, तो उसका आंसर लगता है राज्य सरकार। राज्य सरकार मीटिंग बुलाकर ये निर्णय करती है कि हमको चुनाव करवाने हैं। और जब राज्य सरकार ये निर्णय कर लेती है कि हमको चुनाव करवाने हैं, तो वो सारा काम किसको सौंपती है? राज्य निर्वाचन आयोग को। यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव को करवाना, राज्य सरकार का काम है चुनाव करवाने का निर्णय लेना कि हमको चुनाव करवाना है। इतना आपको क्लियर है? जब ये निर्णय हो जाता है कि चुनाव करवाना है, तो राज्य निर्वाचन आयोग फिर एक पूरी रूपरेखा तैयार करती है, आचार संहिता लगाती है। ये सब कुछ काम करने के बाद जो है ये डिसाइड करती है कि नगरीय निकाय के जो चुनाव है वो ईवीएम के माध्यम से होंगे, जबकि पंचायत के जो चुनाव होंगे वो बैलेट पेपर के माध्यम से होंगे। यदि आप शहरी क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो और आपने वोट दिया है, तो आपने देखा होगा कि जब आप नगर निगम या नगर पालिका के आपने चुनाव में वोट दिया होगा, आपने वार्ड के पार्षद को चुना होगा, तो आपने ईवीएम पे बटन दबाया होगा। तो नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम के माध्यम से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मशीन होती है उसके माध्यम से होते हैं। जबकि यदि आप ग्राम से संबंधित रखते हैं, तो ग्राम पंचायत में जब सरपंच के चुनाव होते हैं मान लीजिए, तो जो भी सरपंच के उम्मीदवार खड़े होते हैं उन सभी का एक बैलेट पेपर में अपना चुनाव चिन्ह होता है। जो बैलेट पेपर किसको बोलते हैं? एक कागज का एक पेपर होता है, उसको बैलेट पेपर बोलते हैं। कलरफुल पेपर आपने देखे होंगे यदि आप वोट डालने गए होंगे, तो उनमें चुनाव चिन्ह रहते हैं, एक सील रहती है। आपको जिस किसी को भी वोट देना है उसके नाम के आगे या उसकी चुनाव चिन्ह के आगे आपको सील लगा के उसको घड़ी करके मतदान पेटी में डालना होता है, जो कि एक पेटी रखी रहती है छोटी। उस पेटी में डालने के बाद उस दिन की जब मतदान खत्म हो जाता है, फिर उन बैलेट पेपर की गिनती की जाती है। इस बैलेट पेपर को गुप्त या सीक्रेट पेपर भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, यानी कि आप पर्ची खोल के किसी को दिखा नहीं सकते कि मैंने इसको वोट दिया है। आपको वोट सील लगाने के बाद आपको पैक करके मतदान पेटी में डालना होता है। तो हमने ये समझा कि चुनाव करवाने का निर्णय राज्य सरकार लेती है और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाती है। नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम के माध्यम से होते हैं और पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होते हैं या गुप्त बैलेट पेपर के माध्यम से होते हैं। उसके बाद ये चीज़ देखिए कि जब आप राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे, तो आप ये पाएंगे कि इनकी जो टैगलाइन है, इनका जो नारा है, वो है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। यह आपको इनकी वेबसाइट पर देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग की टैगलाइन क्या है, तो इसका आंसर लगेगा हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। अभी तक ये प्रश्न पिछली परीक्षा में तो नहीं आया था। अब देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत एक तो होते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त और एक होते हैं सचिव, यानी कि एक तो होते हैं कमिश्नर और एक होते हैं सेक्रेटरी। तो जो हमारे एट प्रेजेंट वर्तमान में जो आयुक्त हैं उनका नाम है श्री बसंत प्रताप सिंह, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2019 से शुरू हुआ है। जब मध्य प्रदेश में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और उसके बाद जब इलेक्शन हुए थे 1994 में,
तब श्री NB लोहनी राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। उनका कार्यकाल 15 फरवरी 1994 को शुरू हुआ था और 16 फरवरी सन 2000 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। तो यदि आपको अभी का पूछेंगे एग्जाम में तो श्री बसंत प्रताप सिंह लगाना है कि राज्य निर्वाचन के आयुक्त कौन है, तो श्री बसंत प्रताप सिंह है एट प्रेजेंट। जब संवैधानिक हुआ था तब कौन थे, तो तब थे NB लोहनी। NB लोहनी, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि श्री बसंत प्रताप सिंह से जस्ट पहले कौन थे, यानी कि अभी तो बसंत प्रताप सिंह हैं, इनसे पहले कौन थे, तो वो हैं R परशुराम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सचिव हैं निर्वाचन आयोग के वो हैं वर्तमान में श्री BS जामोद। वर्तमान में सचिव जो है निर्वाचन आयोग के वो हैं BS जामोद, जिनका कार्यकाल 13/9/21 से शुरू हुआ। 1994 में श्री प्रकाश चंद जी थे। 1994 में सचिव कौन थे, श्री प्रकाश चंद जी। मुझे लगता नहीं कि 1994 का आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी IMP था तो हमने लिख दिया है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमारे यहाँ पे जब ये संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि हम अभी पढ़ ही रहे हैं, तो चुनाव शुरू हुए थे। 1994 में पहली बार चुनाव हुए थे। प्रश्न ये भी आ सकता है कि अभी तक कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कितनी बार चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में पंचायत के अभी तक 6 बार चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं। कब कब, 1994-95 में, 1999-2000 में, 2004-2005 में, 2009-2010 में, 2014-2015 में 5 बार तो ये चुनाव हुए हैं। इसके अलावा अभी जून जुलाई, इसी वर्ष जून जुलाई 2022 में 6वीं बार पंचायत के चुनाव हुए हैं। प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि वर्ष 2022 में आयोजित पंचायत चुनाव कौन से नंबर के हुए हैं, तो इसका उत्तर क्या लगेगा, 6वीं बार। उसके अलावा 2 डेटा और महत्वपूर्ण हैं, वो हैं GIS और IEMS। GIS का फुल फॉर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली। इसका मतलब क्या है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब हम राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर अबाउट अस में उनके बारे में लिखा गया है कि हम GIS के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन ये किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में एब्रीविएशन भी आ सकते हैं, फुल फॉर्म भी आ सकते हैं कि बताइए GIS का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका उत्तर क्या लग जाएगा, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके अलावा एक और आपको दिख रहा होगा IEMS। IEMS इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, IEMS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम और GIS का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 243 के से कितने प्रश्न एग्जाम में पटवारी की परीक्षा 2017 में आए थे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि पंचायत के चुनाव करवाने का निर्णय निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है, तो भारत का चुनाव आयोग, दूसरा ऑप्शन था जिलाधीश, तीसरा ऑप्शन था राज्य सरकार, चौथा ऑप्शन था राज्य का राज्यपाल। तो आपका जो पहला और दूसरा ऑप्शन तो आपका हट जाएगा। हमने पढ़ा है कि चुनाव करवाने का निर्णय कौन करता है, राज्य सरकार करती है, जबकि चुनाव करवाने का काम जो है वो कौन करता है, चुनाव आयोग करता है, राज्य निर्वाचन जो आयोग होता है वो करता है। एक और यहाँ पे ऑप्शन राज्य के राज्यपाल से हम एक डेटा यहाँ पे मिस करें हैं, वो ये है कि इसको लागू करने का जो अनुशंसा करते हैं वो कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। ठीक है, जो आपका चौथा ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल, इनका काम क्या है, ये अनुशंसा करी, इन्होंने अनुशंसा करी कि राज्य निर्वाचन आयोग का जो है गठन किया जाए। 243 के माध्यम से ये काम को किया गया राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अभी जो हमने सवाल पढ़ा इसका आंसर क्या लगा है, राज्य सरकार लगी है, कि निर्णय जो कौन करता है, राज्य सरकार करती है। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपका वो पूछा था कि राज्यों में कौन सा प्राधिकरण पंचायत चुनाव करवाता है, पंचायत चुनाव कौन करवाता है। ठीक है,
पहला ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग, दूसरा है संबंधित राज्य के चुनाव आयोग, तीसरा है राज्य का पंचायती राज मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है संबंधित जिले का जिलाधीश। 10 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका उत्तर लगेगा संबंधित राज्य के चुनाव आयोग, यानी कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है या चुनाव आयोग है, ये क्या करेंगे, चुनाव करवाने का काम करते हैं। और निर्णय कौन करता है, राज्य सरकार। रट्टा मारते रहना ये बार बार माइंड में, है ना, भूल मत जाना, इधर से उधर मत कर देना। अगला है प्रश्न 20 नंबर का, आपका जो भी क्रम चल रहा है उसको चलाते रहना। प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राज्यों में पंचायतों के चुनाव आयोजित कराता है। पंचायतों के चुनाव कौन आयोजित करवाता है। ऑप्शन फर्स्ट था भारत का निर्वाचन आयोग, दूसरा था संबंधित राज्य के निर्वाचन आयोग, राज्य में पंचायती राज मंत्रालय, संबंधित जिले के जिला कलेक्टर। 13 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में यह प्रश्न पूछा गया था, रिपीट हुआ है। इसका उत्तर लग जाएगा संबंधित राज्य के निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव आयोजित करवाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न था कि ग्राम पंचायत का चुनाव के माध्यम से किया जाता है। पहला ऑप्शन था खुले बैलेट, दूसरा था ध्वनि मत, तीसरा हाथ उठाकर और चौथा था गुप्त बैलेट। 13 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर लगेगा गुप्त बैलेट या बैलेट पेपर के माध्यम से पंचायत के चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न था जो कि इसी से पूछा गया था, इसी आर्टिकल से, वो था पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। संवैधानिक जनादेश के द्वारा, केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो इसका उत्तर लग जाएगा आपका 24 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा है, राज्य सरकार इसका उत्तर है। अब अगला प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिकरण स्थानीय निकाय के चुनाव करवाता है। दोबारा से रिपीट हो गया है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग, तीसरा है स्थानीय निकाय स्वयं और चौथा है सरकार। 29 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर लगेगा राज्य का निर्वाचन आयोग। तो कहने का मतलब जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो तो यहीं से हुए हैं, उसके अलावा इनमें से भी कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। आपको सिर्फ इतना भी याद रखना है क्योंकि ज़्यादा हाई लेवल नहीं आएगा। 243 के या ट किससे संबंधित है, राज्य के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अब हम अगले आर्टिकल पढ़ते हैं। अब अगले आर्टिकल हम देखते हैं आर्टिकल 243G। आर्टिकल 243G यानी कि 6, ये है पंचायत की शक्तियों एवं कार्यों से संबंधित। यानी कि आर्टिकल 243G में पंचायत को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और उनको क्या क्या काम करना चाहिए, उसके बारे में लिखा गया है। आपने जब पहला वीडियो देखा होगा संवैधानिक वाला, उसमें हमने ये पढ़ा था कि संविधान के अंदर भाग 9 जोड़ा गया था। संविधान के अंदर भाग 9 जोड़ा गया था। इस भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए थे। वो 29 विषय कौन कौन से थे? वो ग्रामीण विकास से संबंधित थे, सिंचाई से संबंधित थे, स्वच्छता से संबंधित थे, बाजार हाट की व्यवस्था से संबंधित थे, संक्रामक रोगों की रोकथाम से संबंधित थे। इस प्रकार के 29 विषय हैं जिनके ऊपर ग्राम पंचायत को काम करना है। तो जो शक्तियां हैं उसमें यही लिखा गया है कि इनमें जो है 29 विषय हैं उस प्रकार के। हम कोशिश करेंगे कि आपको जब नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे उसमें वो सारे 29 विषय आपको शामिल कर देंगे, या तो यहीं पे स्क्रीन पे अगर जगह होंगी तो यहीं पे लग जाएंगे। दोनों में से जो भी हो पाएगा वो हम करेंगे। तो वो 29 विषय पे काम करना था। इन 29 विषय के ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में। जो पटवारी की परीक्षा 2017 की हुई है उनमें ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सा काम जो है वो ग्राम पंचायत का नहीं है, या इनमें से कौन सा काम जो है वो ग्राम पंचायत का है। तो कहने का मतलब है जो ग्रामीण विकास से संबंधित जो काम है ना, जो मूलभूत सुविधाएं वाला काम है, 29 विषय हैं, वो सारे किससे संबंधित है? वो सारे ग्राम पंचायत से संबंधित है। अब अगला आर्टिकल जो है वो है आपका 243H। 243H कहिए या 243J कहिए। इसको 6 बोला, इसको ज बोल देंगे। 243H में क्या है? पंचायतों द्वारा कर लगाना, यानी कि टैक्स लगाना। इसमें क्या करते हैं? टैक्स लगा सकते हैं। पंचायत के पास ये पावर है कि वो पंचायत की भूमि पर या गांव की भूमि पर, उनका जो भी एरिया है उस भूमि पर कुछ भी काम होएगा तो वो उससे क्या करेंगे? टैक्स वसूलेंगे, कर वसूलेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ग्राम पंचायत में यदि मेला लगता है तो वो मेले वालों से टैक्स वसूलते हैं। तो अगला जो आपको दिख रहा है स्वामित्व योजना, ये स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की योजना है जिसमें गांव की भूमि पर जो आबादी नंबर है उन पर जो घर बने हुए हैं, उन घरों के जो आउटर बाउंड्री है वहाँ पर चूना डाल के, उन गाँव में जो जितने भी घर हैं उन सभी के आगे चूना डाल के एक ड्रोन फ्लाई किया जाता है, एक ड्रोन उड़ाया जाता है गाँव के उस घरों के ऊपर, और उससे इमेज कैप्चर की जाती है
उन घरों की, और घरों की इमेज कैप्चर करने के बाद उन घरों के जो भी भूमि स्वामी होते हैं उनके नाम एक पट्टा जारी किया जाता है। ये स्वामित्व योजना है। इस योजना के माध्यम से क्या होगा कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का जो भी घर है, मान लीजिए कि गांव में एक घर है जो उस नक्शे में मान लो एक नंबर का कोई भूमि स्वामी है, उसका नाम है। तो जब ये सारा रिकॉर्ड राज्य सरकार में अपने राज्यों में सब पूरी जगह कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये व्यवस्था होने वाली है कि उन घरों से उनके जो भी भूमि स्वामी हैं उनसे टैक्स वसूला जाएगा। अब आगे देखते हैं, आर्टिकल 243I या आर्टिकल 243J जो है वो राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। राज्य वित्त आयोग इस आर्टिकल के माध्यम से बनाया गया है, जो कि राज्यपाल की सिफारिश पर, राज्यपाल की अनुशंसा पर बनता है। ठीक है, राज्यपाल अनुशंसा करते हैं कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। हर 5 साल में ये राज्य वित्त आयोग जो है बनता है। हर 5 साल में क्यों बनता है? यदि चुनाव हर 5 साल में होंगे तो फिर हर 5 सालों में राज्य वित्त आयोग बनाना होगा। इसका जो मूल उद्देश्य है वो है क्या करना, पंचायतों को फंड प्रोवाइड करवाना। पंचायतों को ये पैसा देते हैं कि गांव के विकास के लिए पंचायतों को फंड प्रोवाइड करवाने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? राज्य वित्त आयोग करते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन कब होता है? राज्यपाल जो है उस पर्टिकुलर राज्य के वो अनुशंसा करते हैं, तब जो है ये होता है। अगला जो है आपका आर्टिकल 243J या आर्टिकल 243 आर्टिकल 243J ये है पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा। इसका मतलब है जो ऑडिट से संबंधित कार्यक्रम है। ठीक है, जैसे ऑडिट का नाम आपने सुना होगा, ठीक उसी प्रकार से पंचायतों के कामों की ऑडिट करने के लिए 243J या 243 में प्रावधान किया गया है पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा। ये मोस्ट आईएमपी चीज है, जो लिखा हुआ है ना, दोहरी लेखा प्रणाली। ये मोस्ट आईएमपी इसलिए है कि यदि आप बीकॉम से संबंध रखते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आप समझते होंगे कि एक डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम चलता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यानी कि खाते में पैसे क्रेडिट होते हैं, ठीक है, और फिर खाते से पैसे डेबिट होते हैं, है ना। पैसे आते हैं, फिर पैसे खर्च किए जाते हैं। उसके बाद क्या बचता है? फिर एक बैलेंस बच जाता है नीचे, है ना, कि रिमेनिंग बैलेंस कितना है। तो जो पंचायत का जो सिस्टम चलता है, पंचायत का जब पोर्टल पे जब खर्चों का लेखा जोखा चलता है, वो कैसे चलता है? सरकार के माध्यम से पैसे पंचायत के खाते में क्रेडिट किए जाते हैं, और पंचायत जो है फिर क्या करती है? उन पैसों को विकास कार्यों में खर्च कर देती है, और फिर क्या होता है? जो भी रिमेनिंग अमाउंट होता है वो बैलेंस उस पर शो करता है। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इसमें दोहरी एंट्री सिस्टम चलता है, दोहरी लेखा प्रणाली चलती है ना। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इसमें चलता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब क्या है? सिर्फ इतना सा है कि उसमें दो तरह से डेबिट और क्रेडिट दोनों साथ साथ में चलते हैं। मान लीजिए 1 लाख है और 1 लाख में से 20,000 रुपये खर्चा कर दिया, तो 20,000 रुपये खर्चा कर दिया, कितना बचा? 80,000 बचा। तो ये जो है दोहरी प्रणाली हो गई। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हम आर्टिकल 243G से लगाकर आर्टिकल 243J तक में एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल 243G से, ये वाले आर्टिकल 243G से जो प्रश्न पूछा गया था पहले, वो पूछा गया था, निम्न में से किसे एक गांव के स्थानीय सड़क का नाम रखने का अधिकार है? ठीक है, PWD विभाग, जिला पंचायत विभाग, जनपद पंचायत विभाग, ग्राम पंचायत विभाग। इसका उत्तर आसान है। गांव के पास शक्तियां हैं कि वो चाहे तो उनके रोडों का जो सड़क वगैरह है उनका नाम रख सकती हैं, है ना, शक्तियों का प्रावधान इसमें है। तो इसका उत्तर लग जाएगा ग्राम पंचायत। 9 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया था 13वां, आपका जो क्रम है वो आप चलने देना। वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन था स्थानीय बाजारों की स्थापना और रखरखाव, दूसरा ऑप्शन था परिवहन एवं सुविधाएं, और संक्रामक रोगों की रोकथाम और गांव की सड़कों पर रोशनी करना। 11 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का प्रश्न है। तो आर्टिकल 243G में ये इस बात का उल्लेख है कि उनको 29 विषयों पर काम करना है। उन 29 विषयों में परिवहन सुविधाओं का उल्लेख नहीं है ना। तो ये परिवहन सुविधा यानी कि बस वसों को चलाना जो है ना, वो पंचायत का काम नहीं है। ठीक है, पंचायत के बाकी जो ऑप्शन दिख रहे हैं सारे काम पंचायत के हैं। तो कौन सा काम नहीं है? परिवहन सुविधाएं। तो इसका आंसर क्या लग जाएगा? दूसरा। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि स्वच्छता कार्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? स्वच्छता का कार्य राज्य सरकार, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत। 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 का प्रश्न है। इस पंचायती राज के क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर क्या लगेगा? ग्राम पंचायत। स्वच्छता करना गांव में ये किसका काम है? ग्राम पंचायत का काम है। जो सरकारें जो होती है वो इस चीज़ के लिए इनको फंड प्रोवाइड करवाती है। अगला जो प्रश्न है वो ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? मतलब कि ये काम तो उनको करना ही करना
है, ऐसा काम कौन सा नहीं है ना। तो एक तो है स्वच्छता, दूसरा है पेयजल, तीसरा है लघु उद्योग और चौथा है गांव की सड़कों की मरम्मत करना। तो लघु उद्योग को छोड़ के बाकी जो काम है वो तो उनको करना ही करना है। लघु उद्योग उनका अनिवार्य काम नहीं है, तो इसका आंसर क्या लग जाएगा, लघु उद्योग। 13 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। दोबारा से रिपीट हो रहे हैं ये सारे प्रश्न, तो आपको 29 विषय पे ध्यान देना है इनके उत्तर लगाने के लिए। पहला ऑप्शन है संक्रामक रोगों की रोकथाम, ये काम है ग्राम पंचायत का। गांव की सड़कों में रोशनी करना, ये भी काम है। आग, बाढ़, सूखा आदि मामलों में आपात राहत के लिए प्रावधान करना, ये काम नहीं है। मतलब कि इसके लिए तो NDRF की टीमें आती है, SDRF की टीमें आती है ना, ये काम पंचायत का नहीं है। 14 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर क्या लगेगा, तीसरा। अब जो है अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कौन मंजूरी देता है। ग्राम पंचायत में जो कार्य होंगे उनके लिए कौन मंजूरी देगा, जिलाधीश, जिला पंचायत, ग्राम सभा, जनपद पंचायत। 14 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या लगेगा, ग्राम सभा लगेगी। ग्राम सभा में बैठक होगी, फिर ग्राम सभा में कौन कौन से काम करने हैं इसको मंजूरी भी ग्राम सभा ही देगी। ठीक है, तो इसका उत्तर लग जाएगा आपका तीसरा। 14 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है। फिर दोबारा से रिपीट हो गया, स्वच्छता, पेयजल, लघु उद्योग, ग्रामीण सड़कों का रखरखाव। 15 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का यह प्रश्न है। इसका उत्तर लग जाएगा लघु उद्योग जो है उसका अनिवार्य काम नहीं है। अगला प्रश्न है 34 जो है वो है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभार्थियों को कौन मंजूरी देता है, ग्राम सभा, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, राज्य सरकार। 16 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1। तो गरीबी उन्मूलन के जो कार्यक्रम होंगे उनके लाभार्थियों के, मतलब कि PM किसान या BPL पेंशन, इनके लाभार्थियों को कौन मंजूरी देगा, ग्राम सभा में बैठक होती है, वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है इसको पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, वृद्धा पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, तो ये ग्राम सभा ही डिसाइड करती है, इसलिए वो मंजूरी देती है। तो इसका उत्तर लग जाएगा ग्राम सभा। 16 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद अगला था आपका 38 और 76। 38 जो प्रश्न था, यानी कि आपका जो भी क्रम है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पंचायतों का नहीं है, नीति निर्धारण करना, कार्यों की निगरानी करना, परियोजनाओं का परिवेक्षण, परियोजनाओं का निष्पादन। 16 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 का प्रश्न है। तो नीति निर्धारण करना जो है वो पंचायतों का काम नहीं है। कार्यों की निगरानी करना पंचायत कर सकती है जो काम कर रहे हैं वो। परियोजना का परिवेक्षण करना यानी कि उनकी जांच करना वो भी पंचायत ग्राम सभा का काम है, और परियोजना का निष्पादन करना, इम्प्लीमेंट करना वो भी उनका काम है। तो खाली नीति निर्धारण करना यानी कि किस प्रकार से होगा, नीति बनाना जो होता है, प्लानिंग कमीशन का जो काम है वो पंचायत का काम नहीं है। तो इसका उत्तर लग जाएगा नीति निर्धारण करना। 16 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 का ये प्रश्न है। उसके अलावा जो प्रश्न पूछा गया था वो था, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत द्वारा किए गए प्राथमिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत नहीं आता है। प्राथमिक कार्य क्या क्या नहीं है, तो देखो थिएटर यानी कि अभिनयशाला इसमें दिया है, ऑप्शन दिया है अभिनयशाला, विद्यालय भवन, नालियाँ, पुलिया। विद्यालय भवन, नालियाँ, पुलिया बनाने का काम ग्राम पंचायत का है, लेकिन थिएटर बनाओ या ना बनाओ ये उनका काम नहीं है, अनिवार्य कार्य नहीं है। 26 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का प्रश्न है। इसका उत्तर लग जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो बाकी आर्टिकल जो है इनसे भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं जो आर्टिकल 243H से पूछे गए हैं, यानी कि टैक्स से संबंधित आर्टिकल से पूछे गए हैं। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि गांव की किसी संपत्ति पर निम्नलिखित में से कौन कर लगा सकता है। पहला ऑप्शन था राज्य सरकार, दूसरा ऑप्शन था जिला पंचायत, तीसरा ऑप्शन था ग्राम पंचायत और चौथा ऑप्शन था जनपद पंचायत। 26 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 का प्रश्न है। तो आपको पता है कि ग्राम पंचायत की भूमि पर यदि कुछ भी काम होगा तो टैक्स कौन लगाएगा, ग्राम पंचायत। तो इसका आंसर लग जाएगा तीसरा, यानी कि ग्राम पंचायत। इसमें से सिर्फ एक ही प्रश्न आया था। उसके अलावा जो 243I यानी कि राज्य वित्त आयोग है, इसमें से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। और 243 जो आपका ये जे है, पंचायतों की लेखाओं का संपरीक्षा यानी कि इनकी ऑडिट करना, इससे आपके 3 प्रश्न आए थे। तीनों ही शायद मुझे लगता है सेम प्रश्न थे, उनको भी देख लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था काय से, 243 जे से, पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा से, इससे जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था
कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा प्रणाली है, यानी कि कौन सी ऑडिट सिस्टम जो है ना पंचायत फॉलो करती है। एक तो था फर्स्ट ऑप्शन महाजन लेखाकर प्रणाली, दूसरा था एकल पद्धति प्रविष्टि, तीसरा था दोहरी पद्धति प्रविष्टि और चौथा था केवल दैनिक संचालन रखना। 11 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का प्रश्न है। तो हमने आपसे कहा है कि इसका उत्तर क्या लगेगा, दोहरी लेखा प्रणाली सिस्टम जो है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है ग्राम पंचायत में फॉलो होता है। तो आपको दोहरी पद्धति प्रविष्टि इसका उत्तर लगाना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि ग्राम पंचायत में लेखा प्रणाली क्या है। पहला ऑप्शन है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, बस यही इसका उत्तर है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। 19 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में यह प्रश्न पूछा गया था और दोबारा से यही प्रश्न शायद से रिपीट हुआ था। उसमें यह पूछा गया था कि शायद हाँ बस दो ही प्रश्न थे, तो 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से डबल एंट्री वाला ही प्रश्न बस आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ इस आर्टिकल में यानी कि 243 जे या ण में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ से अभी तक जो प्रश्न बना है वो क्या बना है, दोहरी लेखा प्रणाली या फिर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है, ये जो डेबिट क्रेडिट हमने देखा था, ये वाला सिस्टम जो है पंचायत में चलता है। ठीक है, तो अभी तक हमने आर्टिकल 243 ए से लगाकर आर्टिकल 243 के तक पढ़ लिया है। अब आर्टिकल 243 के बाद जे के एल एम एन ओ, ये 4 आर्टिकल और हमारे बचे हुए हैं जिनको हम अगले वीडियो में ख़त्म करेंगे।